नौकरी मिलने के बाद कहाँ तो अच्छे दिन आने थे, पर लाखों लोगों के लिए नौकरी करना ही मुश्किल हो रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मा भी वर्कर्स ने अपने सर पर उठाया है और आप तक इनकी खबर भी नहीं पहुंच रही। सिर्फ स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर टॉप कंपनीज में भी जॉब्स टेम्पररी हो रहे हैं। हाँ, सामान अपने सर पर नहीं ढोते, पर लैपटॉप तो सुबह शाम अपने कंधे पर ढोते ही है ना। पिछले हफ्ते 9 जुलाई को जनरल स्ट्राइक हुई। क्या आपने नोटिस किया या ट्रैफिक जैम की खबर सुनकर छोड़ दिया? 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स स्ट्राइक पर निकले। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, रेलवे, कोयला, कंस्ट्रक्शन और बीड़ी मजदूर, आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स एक साथ सड़कों पर निकले। देश की वर्किंग पॉपुलेशन में से 1/3 लोग हड़ताल पर रहे और मेजर खबर नहीं बनी। क्यों थे इतने सारे लोग स्ट्राइक पर? जहाँ आधे लोग जॉब ना मिलने से परेशान है, वही जिनके पास जॉब है वो उन जॉब्स की कंडीशन से परेशान है। अगर हमारे वर्कर्स की बेसिक डिमांड्स जैसे कि वेजेस, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ वगैरह का ध्यान ही नहीं रखा जाएगा तो ऐसी नौकरियों का क्या फायदा। नौकरी मिलने के बाद कहाँ तो अच्छे दिन आने थे, पर लाखों लोगों के लिए नौकरी करना ही मुश्किल हो रहा है। हो क्या रहा है हमारे वर्कर्स के साथ? क्या गिग इकोनॉमी के नाम पर जॉब्स को रिग किया जा रहा है? क्या लेबर मार्केट में एक वर्कर की वैल्यू ही कम हो गई है? आइए बात करते हैं। वैसे तो स्ट्राइक वर्कर्स का राइट है। एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोगों के पास अगर कोई ताकत है तो वो है यूनिटी, एकता। सिर्फ इंडिविजुअल टैलेंट होने से एक फैक्ट्री वर्कर या स्विगी वर्कर के वेजेस नहीं बढ़ते। फिर भी कैपिटलिस्ट सिस्टम कहता है कि हार्ड वर्क करो, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या आपने तपती गर्मी में कंस्ट्रक्शन में काम करते आदमी और औरतों को देखा है? एक एक मिनट बचाते और आपका खाना और सामान पहुंचाते स्विगी और ब्लिंकिट वर्कर्स को तो देखा ही होगा। इनसे ज्यादा हार्ड वर्क भला कौन करता है? नारायण मूर्ति के कहने से पहले ही ये लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। फिर भी मिनिमम वेज और डिसेंट वर्किंग कंडीशंस इनसे कोसों दूर हैं। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि किस तरह लेबर क्राइसिस इंडिया में है और इसके ऊपर जो है ना आपके साथ वीडियो देखने के बाद आखिर में जो है ना रिएक्शन देंगे। प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में ट्रेड यूनियन बनाने का राइट भी बहुत सारे वर्कर्स से छिन गया है। फिर भी लेटेस्ट स्ट्राइक में 25 करोड़ वर्कर्स ने दिखाया कि ऑल वर्कर्स नीड टू फाइट। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस स्ट्राइक का आह्वान किया। कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, नरेगा संघर्ष मोर्चा, भूमि अधिकार आंदोलन, दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस और सारी लेफ्ट पार्टीज ने स्ट्राइक को सपोर्ट किया। वर्कर्स की 17 मेजर डिमांड्स थी। आप सोचेंगे कि यही ना अपने जॉब वेजेस को लेकर होंगी, पर इनके डिमांड्स में आपके हिस्से की भी डिमांड्स थी। जो आप नहीं बोल सकते उसकी जिम्मेदारी भी इन वर्कर्स ने ले ली है। कंट्रोल प्राइस राइज, रिमूव जीएसटी ऑन एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, मेडिसिन, एग्रो इनपुट्स और मशीनरी। ये आपको नहीं चाहिए क्या? विथड्रॉ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली वालों, आप ही बताओ, क्या ये आपकी डिमांड नहीं है? राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, स्क्रैप द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल। ये सब तो मेरी भी डिमांड्स हैं। टैक्स द सुपर रिच, एनहांस कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो हम सबकी ही डिमांड होनी चाहिए। स्टॉप अटैक ऑन कोर वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसेंट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने का जिम्मा भी वर्कर्स ने अपने सर पर उठाया है और आप तक इनकी खबर भी नहीं पहुंच रही। तो जब वर्कर्स आपकी और आपके राइट्स की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनकी डिमांड्स को सुनते? वर्कर्स की मेन डिमांड है स्क्रैप द 4 लेबर कोड्स। एक साल से लंबे चले फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद एमएसपी के साथ साथ लेबर कोड्स को ना लाने की डिमांड को मौखिक रूप से मान लिया गया था, पर एमएसपी की तरह ही इसका पालन नहीं हुआ और अब सरकार इन लेबर कोड्स को लागू करने की तैयारी कर रही है। हम सब थोड़ा तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में वर्कर्स के राइट कमजोर पड़ गए हैं। मिनिमम वेजेस का एग्जांपल लेते हैं। डिमांड है कि सभी वर्कर्स को 26,000 पर मंथ का मिनिमम वेज दिया जाए। आप भी मानेंगे कि इतनी महंगाई के समय 26,000 पर महीना तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया है। अब अनस्किल्ड वर्कर को कम से कम 18,000, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 19,900 और स्किल्ड वर्कर्स को 21,900 महीना दिया जाएगा। एक दिन की रेट से देखें तो कम से कम 390 रुपए। ग्रेजुएट एंड अबव को 23,800 से 24,300 रुपए दिया जाएगा। दिन का मैक्सिमम 520 रुपया। केरला में आपको 700 रुपए पर डे मिल सकते हैं और यही कारण है कि केरला, तमिलनाडु और दूसरे सदर्न स्टेट्स में लाखों लोग पलायन करते हैं, क्योंकि जॉब्स भी वहां बेहतर हैं और वेजेस भी।
2025 के जून जुलाई के महीने में काम करना सबके लिए आसान नहीं है। इस साल नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 46 के पार गए, कहीं कहीं तो 48 और 50 डिग्री सेल्सियस। बार बार IMD येलो अलर्ट जारी करता रहा, घर में रहो, बाहर मत निकलो, स्कूल की छुट्टी कर दो। पर डेली वेज पर काम करने वाला मजदूर छुट्टी लेकर घर थोड़ी ना बैठ सकता है। 2024 का डेटा दिखाता है कि देश में 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट किए गए, 737 डेथ हुई। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। क्लाइमेट चेंज के चलते आगे आने वाले सालों में गर्मी और बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं है। पर क्या हमने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ पॉलिसीज अपनाई हैं? कोई बदलाव किया है? नॉट रियली। उल्टा हम दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों को एक सुरक्षित जगह प्रोवाइड करने के बजाय उनके बने बनाए घर तोड़ रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आउटडोर काम को कम करना चाहिए और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए। अब ये बात आप ईंटों के भट्टे चलाने वालों को बताएं जो दिन रात मजदूरों से काम लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लगे बड़े प्राइवेट कंपनीज को जाकर कहें, उनको रेगुलेट करें जिनके मजदूर बिना सेफ्टी गियर के ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पर काम करते हैं। सऊदी अरब में पीक समर टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ सरकार सभी तरह के आउटडोर वर्क पे 3 महीने का बैन लगा देती है और ये जरूरी है, वरना हेल्दी वर्कर्स के बिना आपका काम भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ हीट का ही मसला नहीं है, हमारे देश में वर्किंग कंडीशंस को सीरियसली नहीं लिया जाता। अच्छे खासे ऑफिस में भी लंच और ब्रेक टाइम रेगुलेटेड नहीं होते, एम्प्लॉयज के लिए साफ टॉयलेट नहीं होते, शाम के बाद घर लौटने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होता, रास्ते में लाइटिंग नहीं होती। 2025 में भी वर्कर और एम्प्लॉयज बहुत ही बेसिक चीजों की डिमांड कर रहे हैं। एटलीस्ट काम करने लायक माहौल तो बनाओ। रिसेंटली एक NGO प्रजा फाउंडेशन ने महाराष्ट्र में पब्लिक टॉयलेट्स की हालत पर सर्वे किया। उन्होंने पाया कि 752 आदमियों के लिए और हर 820 औरतों के लिए एक ही टॉयलेट है। स्वच्छ भारत मिशन याद है आपको? उसकी गाइडलाइंस कहती हैं कि 400 आदमियों के लिए कम से कम 100 टॉयलेट होने चाहिए और हर 200 औरतों के लिए भी 100 टॉयलेट होने जरूरी हैं। तो सरकार को टॉयलेट की हालत सुधारने के लिए कुछ कदम लेने चाहिए थे ना, राइट? आप फिर से भूल गए कि ये अमृतकाल है, यहाँ क्वेश्चंस पूछना अलाउड नहीं है। अमृतकाल की गरिमा का ख्याल रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस NGO पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। ओ, आप औरतों की वर्किंग कंडीशंस पर भी बात करना चाहते हैं? रिसेंटली पब्लिश्ड 2 स्टोरीज का एग्जांपल लेते हैं। एक है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर में छपी रिपोर्ट। तमिलनाडु के दिंडीगल में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं अपना हाल बता रही हैं। 40 डिग्री की गर्मी में भी लंबे घंटे, पुअर वेंटिलेशन और सिंथेटिक यूनिफॉर्म में काम करना पड़ रहा है। एक वर्कर की ज़बानी ऐसा लगता है कि किसी ने हाई फ्लेम पर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया हो। ना ठीक से ब्रेक मिलते हैं, ना साफ टॉयलेट और पानी, और दिन के 1000 गारमेंट्स बनाने होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इन सब के चलते अनीमिया, हाइपरटेंशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक फैटीग और किडनी स्ट्रेन तक हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है आशा वर्कर्स। रूरल हेल्थ केयर की बागडोर यही संभाले हैं, फिर भी सरकार इन्हें बस वॉलंटियर का दर्जा देती है और 6 स्टेट्स को छोड़कर आशा वर्कर्स को फिक्स वेजेस नहीं मिलते। रात बेरात गांव में बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर और सपोर्ट के ये औरतें डिलीवरी का काम कराती हैं, बच्चों को वैक्सीन देती हैं और तो और सरकार के लिए डेटा भी इकट्ठा करती हैं। पर इनको अभी तक प्रॉपर वर्कर का स्टेटस नहीं मिला। वर्किंग कंडीशंस तो बाद में आती हैं, पहले वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज तो करो। 9 जुलाई की जनरल स्ट्राइक में पिंक साड़ी में ये जो हजारों औरतें आगे चल रही हैं, ये आशा वर्कर्स ही हैं। सरकार और नीति आयोग इस तरह की रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, फ्यूचर ऑफ वर्क, गिग जॉब्स ग्रोइंग। वाह वाह। बट पूछो कि इंडिया में कितने गिग वर्कर्स हैं, तो जवाब नोबडी नोज। सरकारी डेटा में भी इनके लिए कोई कैटेगरी नहीं है। कुछ ही दिन पहले अर्बन कंपनी 49 रुपीज पर आवर में इंस्टामेट प्रोवाइड कर रही थी। सोचिए, ये मॉडर्न स्लेवरी नहीं तो क्या है। जब सोशल मीडिया पर बैकलैश मिला तो कंपनी ने इस सर्विस का नाम बदल दिया, इंस्टामेट से इंस्टा हेल्प कर दिया। उन्होंने कहा कि मेट्स पर आवर 150 से 180 तक कमा सकती हैं और महीने का 20,000 से 25,000। लेकिन ऐप पर मिनिमम सर्विस रेट अब भी 49 ही है। मान लो कि 1 घंटे के 150 रुपए मिलते भी हैं, तो क्या गारंटी है कि दिन में 8 घंटे का काम मिलेगा और 20 दिन का काम मिलेगा? शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने की कॉस्ट कौन उठाएगा? ऊपर से देखने पर गिग वर्क फॉर्मल वर्क लगता है। एक कंपनी
आपको हायर करती है, काम के घंटे फ्लेक्सिबल हैं, ऐप से काम होता है, लेकिन ना तो सिक्योर वेजेस हैं और ना ही कोई वर्कर्स के राइट। ऐसे में गिग वर्क के नेचर में ही इनसिक्योरिटी है। 2024 में ऐसे सो कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब्स 92% बढ़े हैं। 80 लाख लोगों का जीवन यापन इसी जोखिम के काम पर टिका है। NASSCOM की रिपोर्ट कह रही है कि 44% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिग वर्क। सिर्फ स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर टॉप कंपनीज में भी जॉब्स टेम्पररी हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी या एडॉक टीचर के नाम से लोगों को रखकर काम चलाया जा रहा है। ना टीचर्स को पूरी तनख्वाह मिलती है, ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन का डेटा बताता है कि 2025 के पहले क्वार्टर में फ्लेक्सी स्टाफिंग इंडस्ट्री में 9.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। 1.39 लाख नए फॉर्मल फ्लेक्सी वर्कर्स ऐड किए गए। मार्च 2025 तक इस इंडस्ट्री में 1.8 मिलियन लोग या 18 लाख लोग काम कर रहे हैं। मतलब 18 लाख लोग परमानेंट ना होकर टेम्पररी जॉब्स में हैं। आईटी, फाइनेंस और दूसरे सर्विस सेक्टर में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपने भी देखा होगा, मेन कंपनी खुद ना हायर करके एक दूसरे ठेकेदार से हायरिंग और फायरिंग का काम करवाती है। एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलर एम्प्लॉय के मुकाबले मामूली सैलरी मिलती है और पूरे बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। इसीलिए अब आईटी वर्कर्स ने भी रियलाइज कर लिया है कि भैया हैं तो हम भी वर्कर्स ही। हाँ, सामान अपने सर पर नहीं ढोते, पर लैपटॉप तो सुबह शाम अपने कंधे पर ढोते ही है ना। 9 जुलाई की स्ट्राइक में आईटी वर्कर्स ने भी भाग लिया। उनकी डिमांड्स भी सेम, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बंद हो, जॉब्स परमानेंट हो, काम के घंटे नारायण मूर्ति से पूछकर नहीं, वर्कर से पूछकर निर्धारित किए जाएं। इकोनॉमिक्स है ना, हर जगह काम करती है। बिहार के चुनाव में भी लेबर का मसला एक अहम मुद्दे की तरह सामने आया है। फ्रंटलाइन में सोनी मिश्रा की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगभग 3 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। बिहार में 7.9 करोड़ वोटर्स हैं। कौन है ये 37% लोग जो वोटिंग करने से बाहर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स ये कोई अमीर पूंजीपति नहीं है जिनका पासपोर्ट यूएस का होता है और आधार की जिन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये गरीब मजदूर लोग ही हैं जिनकी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में ही गुजर जाती है। द हिंदू में छपे एक एस्टिमेट के हिसाब से 2003 और 2024 के बीच 1.76 करोड़ लोगों ने बिहार से पलायन किया है। कैसे ये लोग बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जुटा पाएंगे? इवन बिहार के अंदर रहने वाले लोगों के लिए 3 महीने में सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाना कोई मामूली बात नहीं है। 1 या 1.5 साल का समय होता तो माइग्रेंट लेबरर्स छठ पूजा या किसी और ओकेजन पर वापस आकर ये काम करा सकते थे। पर ये सब इतनी जल्दी शायद इसीलिए हो रहा है कि ये लोग ये काम ना करा सके। क्यों इलेक्शन कमीशन को वोट डलवाने से ज्यादा वोटर रिवीजन की जल्दी पड़ी है? सोचिए, इसमें मजदूर की हालत तो ना घर का ना घाट का वाली रह गई। ना अपने स्टेट में काम मिला और बाहर निकले तो अपने ही स्टेट से वोटिंग राइट भी छिन गया। 2023 में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने एक सर्वे किया था। उन्होंने पाया कि दिल्ली के 70% माइग्रेंट वर्कर्स बिहार और यूपी से आते हैं। यही वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को धक्का लगाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में चमचमाती बिल्डिंग्स बनाते हैं। वर्कर्स के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट होने का मतलब है कि अब वो अपने बेसिक राइट्स की भी डिमांड नहीं कर सकते। अगर आज आपको ये पॉलिटिक्स ठीक लग रही है तो जल्द ही ये आपके घर भी आने वाली है। जैसे बिहार के मजदूर को मुंबई से बाहर किया जा रहा है, वैसे ही इंडिया के मजदूर को हथकड़ी पहनाकर यूएस से बाहर किया जा चुका है। अब अपने स्टेट में भी डिसफ्रेंचाइज होने का मतलब बस ये है कि राजनीति के साथ मिलकर पूंजीवाद आपसे आपका आखिरी अधिकार भी छीन रहा है। अब कैपिटलिज्म चाहता है कि भुखमरी की कगार पर मजदूर अपने लेबर को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाए। 9 जुलाई की स्ट्राइक ने दिखाया कि मजदूर बेशक बेबस हो, बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि ये सिस्टम उसके कंधों पर चलता है। वो काम करना बंद कर दे तो किसके खून पसीने पर प्रॉफिट्स बनेंगे। That's all for this week. Thank you for watching Cracknomics. मिलते हैं। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह जो है ना भारतीय मीडिया और कलर रिपोर्टिंग कर रहा है और जो असल मसाइल हैं इंडिया के उसको सामने नहीं ला रहा। किस तरह वहाँ पे जो है ना लेबर क्राइसिस है, किस हालत में उनको काम करना पड़ता है, क्या उनकी वेजेस हैं और किस तरह उनकी माइग्रेशन के ऊपर उनको किस तरह इलेक्शन जो है कमीशन जो है बाहर कर रहा है। ठीक है, उनको क्या क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, कितना हार्डशिप करनी पड़ रही है उनको, क्या क्या प्रॉब्लम्स। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।